हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ फिजियोलॉजी जो हम गाइटन से कर रहे हैं चैप्टर नंबर 22 ऑफ यूनिट नंबर 4 कार्डियक फेलियर. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉमन कंडीशन. So one of the most important ailments treated by physician is the cardiac failure. So it is one of the very common things by which patients present in the clinics. The ailment can result from any heart condition that reduces the ability of the heart to pump. This is what the function of heart is. और अगर heart pump नहीं कर पाएगा सही से, this is what we call cardiac failure. The cause is often decreased contractility, so heart cannot contract properly of the myocardium. However, cardiac failure can also be caused by damaged heart valves, external pressure around the heart, vitamin B deficiency, primary cardiac muscle disease, or any other abnormality. So all these are important causes. अगर हार्ट के बाहर, दिल के बाहर बहुत ज्यादा प्रेशर है, सच एज कार्डियक टैम्पोनार्ड या एनी कंडीशन विच इज नॉट अलाउइंग द हार्ट टू एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड ऑल जो उसका बीटिंग एक्टिविटी है हार्ट का वो नहीं हो पा रहा है, तो दिस इज ऑल्सो अ कॉज. विटामिन बी डेफिशिएंसी में, सो देयर आर सो मेनी कॉजेज ऑफ हार्ट फेलियर, बट the most common cause is primarily कि जो उसकी contractile activity है, जो muscles हैं वो ठीक से contract नहीं कर रहा है. So in this chapter we are mainly going to discuss the cardiac failure which is caused by ischemic heart disease resulting from partial blockage of the coronary vessel. देखिए ना, major blood supply to the heart is by the coronary vessel ना. हार्ट को भी तो blood चाहिए, हार्ट पूरी बॉडी को blood दे रहा है, तो हार्ट को ब्लड कौन देता है? कॉरोनरी वेसल्स. और अगर कॉरोनरी वेसल्स ब्लॉक हो जाएं तो एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ द हार्ट या मे बी अ ब्रॉडर एरिया ऑफ द हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं होगा, और जब ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो वो पार्ट ऑफ द हार्ट यानी वो मसल्स डेड हो जाएंगे. एंड दिस इज व्हाट वी कॉल मायोकार्डियल इस्कीमिया या दिस इज व्हाट वी कॉल इनफार्क्शन. सो ये जो कॉरोनरी वेसल्स हैं इनका ब्लॉकेज इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो बेसिकली इस चैप्टर में हमारा प्राइमरी फोकस यही होगा कि कॉरोनरी ब्लॉकेज की वजह से जो हार्ट फेलियर होता है उसके फीचर्स क्या हैं, बट द जनरल प्रिंसिपल्स अप्लाई टू एवरीथिंग. यानी हार्ट फेलियर में इस चैप्टर में हम जो बातें पढ़ेंगे वो जेनेरिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो किसी भी वजह से हार्ट फेल हो रहा है वो अप्लाई होंगे. सो फॉर एग्जांपल द फर्स्ट हेडिंग दैट वी हैव टू डिस्कस इज सर्कुलेटरी डायनेमिक्स इन द कार्डियक फेलियर. यानी जब हार्ट फेल होगा तो बेसिकली सर्कुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. देखो, दो चीजें तो बिल्कुल सिंपल हैं, और ये देखो पूरी जो फिजियोलॉजी है ना ये कॉमन सेंस और लॉजिकल आर्गुमेंट पे बेस करती है. मैंने आपको बता दिया है कि हार्ट का काम क्या है. हार्ट का काम है ब्लड पंप करना आउटसाइड द हार्ट इनटू द एओर्टा, यही काम है ना. और हार्ट में ब्लड आता कहां से है? बाय सुपीरियर वेना केवा एंड बाय इंफीरियर वेना केवा. इन दो जगहों से हार्ट में ब्लड आता है और हार्ट से ब्लड बाहर जाता है इनटू द एओर्टा. अब अगर हार्ट पंप नहीं करेगा तो दो चीजें तो स्ट्रेट अवे आपको समझ में आनी चाहिए जो होंगी. नंबर वन, ब्लड बाहर नहीं निकलेगा बिकॉज इफ द पंप इज नॉट वर्किंग ब्लड विल नॉट गेट आउट, जिसको हम टेक्निकल जबान में कहते हैं कि जो कार्डियक आउटपुट है, बाहर आने वाला ब्लड कार्डियक आउटपुट ही होता है ना. सो जो कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा. सो हार्ट फेलियर में द फर्स्ट थिंग दैट विल हैपन इज द डिक्रीज कार्डियक आउटपुट. अच्छा, अगर ब्लड बाहर नहीं निकलेगा तो यहां हार्ट में जमा रहेगा. एज अ रिजल्ट देयर विल बी डैम्पनिंग of the blood या pooling of the blood backwards, क्योंकि आगे नहीं जा रहा ना, तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड भरेगा, राइट एट्रियम में ब्लड भरेगा, एंड द प्रेशर इन द राइट एट्रियम विल इंक्रीज, जिसका मतलब ये भी है कि जो वेन्स हैं उनमें भी ब्लड इंगॉर्ज हो जाएगा और इनका भी प्रेशर बढ़ जाएगा. सो टू थिंग्स व्हिच हैपन इज नंबर वन, देयर इज डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, एंड नंबर टू, देयर इज इंक्रीज इन द वेनस प्रेशर. तो कार्डियक फेलियर में ये चीज तो बिल्कुल स्ट्रेट अवे आपको समझ में आनी चाहिए कि इफ अ हार्ट suddenly becomes severely damaged, such as by myocardial infarction, the pumping ability of the heart is immediately depressed. यानी अब वो पंप नहीं कर सकता ना. As a result, two main things will happen. Number one, there will be reduction in the cardiac output, and number two, there will be damming of the blood in the veins. यानी blood जमा हो जाएगा veins में, resulting in the increased venous pressure. ये दोनों चीजें बिल्कुल they should make sense to you. The progressive changes in the heart pumping effectiveness at different times, ये डायग्राम अभी हमको डिस्कस करनी है. फिगर 22(1) जिसमें जो टॉप कर्व है it is actually representing a normal heart, and when we talk about normal heart तो x axis पे they have mentioned right atrial pressure, and on the y axis there is cardiac output. So when the right atrial pressure is 0, so we are looking at point A, the cardiac output is absolutely normal, which is 5 liters per minute. So 0 प्रेशर पर, which is the normal pressure of the right atrium, है ना, उस पर ये 5 लीटर, तो ये नॉर्मल से ना, दिस इज अ नॉर्मल पॉइंट. पॉइंट ए इज अ नॉर्मल पॉइंट.
अब अगर हार्ट फेल होता है देन व्हाट विल हैपन वंस द हार्ट फेल, मैंने आपको बताया ना कि जो प्रेशर है इन द राइट एट्रियम, की डायग्राम याद है, राइट एट्रियम का जो प्रेशर है इट विल इंक्रीज. Why will it increase? Because blood pool up हो गया है. So once the pressure in the right atrium increases, so this is right atrium and the pressure now say for example goes to +4. और ये क्यों हो रहा है? Because there is heart failure. Heart fail कर रहा है. Heart fail कर रहा है तो blood heart से निकल नहीं रहा. Again imagine this is your lovely heart. अब heart से blood बाहर नहीं जा रहा तो यहाँ पड़ा हुआ है, और जब यहाँ पड़ा रहेगा तो right atrium में pressure बढ़ेगा. So right atrium का pressure 0 से कितना हो गया? 4. अच्छा, जैसे ही pressure बढ़ा, दूसरा एक और फिनोमिना भी इस बी पॉइंट पर विजिबल है, और वो ये कि व्हाट हैपेंड टू द कार्डियक आउटपुट. 5 से गिर के ये कम हो गया, से फॉर एग्जांपल 2 या 2.2 समथिंग लाइक दिस. सो पॉइंट बी इज रिप्रेजेंटिंग बेसिकली हार्ट फेलियर. तो आपको इस ग्राफ पे यू शुड बी एबल टू अप्रिशिएट डिफरेंट पॉइंट्स. सो पॉइंट ए इज द नॉर्मल सिनेरियो, राइट एट्रियल प्रेशर 0 एंड कार्डियक आउटपुट 5. पॉइंट बी इज कार्डियक फेलियर because the pressure in the right atrium has now increased as well as the cardiac output has decreased. ठीक है, और अभी पढ़ भी लेते हैं इसको हम. Point A on the curve is the normal operating point. ये जो point मैंने आपको दिखाया था, this is the normal point, okay? Because इस point पर there is 0 millimeters of mercury pressure in the right atrium and there is 5 liters of cardiac output. लेकिन immediately as the heart becomes damaged, the cardiac output curve becomes greatly depressed, falling to the lowest curve at the bottom around 2 liters per minute, and also the right atrial pressure increases. So if you look at the diagram again, point number B, the heart is failing, pressure in the right atrium is increasing and the cardiac output is decreasing, okay? And then suddenly what happens once the heart fails, there are reflexes of the body which kick in. फॉर एग्जाम्पल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है. अब जैसे ही हार्ट फेल होगा तो थोड़ी देर के लिए हार्ट बीटिंग रुकेगी फॉर एग्जाम्पल, या स्लो होगी, कार्डियक आउटपुट कम होगा, और जब कार्डियक आउटपुट कम होगा तो द रिफ्लेक्सेस विल बी एक्टिवेटेड. बैरोरिसेप्टर इस डिक्रीज कार्डियक आउटपुट को, डिक्रीज प्रेशर को फील करेगा, और एज अ रिजल्ट ये होगा कि अब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा. जैसे ही सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा, हार्ट अचानक से तेज पंपिंग शुरू कर देगा. सो नॉट ओनली द सिंपैथेटिक सिस्टम इज एक्टिवेटेड बट आल्सो द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इज साइट ऑफ इनहिबिटेड. और कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इश्केमिक रिस्पॉन्स में ultimately what happens, there is activation of sympathetic nervous system, and the sympathetics therefore become strongly stimulated within few seconds, and the parasympathetic nervous signals to the heart become inhibited. अब स्ट्रॉन्ग सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से हार्ट ऑब्वियसली कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा. सो नाउ इफ यू लुक एट द डायग्राम वन मोर टाइम, you see now this was normal operating point, this is cardiac failure, and now suddenly what is happening कि cardiac output बढ़ रहा. you see the cardiac output is increasing. अच्छा, cardiac output increase हो रहा है लेकिन right atrial pressure अभी भी ज्यादा है. उसका रीजन ये है कि now that's very logical stuff. वेन्स जितनी भी हार्ट की तरफ ब्लड ला रही हैं, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, सिंपैथेटिक सिस्टम इन पर भी तो काम करेगा और ये वेन्स कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी. जब कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी तो ज्यादा ब्लड पूल होगा राइट एट्रियम में, इसीलिए प्रेशर फर्दर थोड़ा सा इंक्रीज करता है. सो द राइट एट्रियल प्रेशर इज इंक्रीजिंग बिकॉज सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ है, एंड द सिंपैथेटिक सिस्टम इज ऑल्सो अफेक्टिंग द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द वेन्स. तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी, मोर ब्लड कम्स इनटू द राइट एट्रियम, एंड हेंस पॉइंट नंबर सी इज बेसिकली द इमीडिएट response of the body after heart failure. So this is normal point, this is heart failure, and now the sympathetic system is activated. It is trying to increase the cardiac output. Okay, very important graph by the way. Sympathetic system also increases the venous return. ये मैंने बात आपको समझा दी कि venous return जब बढ़ेगा तो हार्ट के अंदर आने वाला ब्लड का अमाउंट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से राइट एट्रियल प्रेशर इंक्रीज होगा. ठीक है. Now the sympathetic reflex becomes maximally developed in about 30 seconds. Therefore, a person who has a sudden moderate heart attack might experience nothing more than cardiac pain and a few seconds of fainting. यानी जब हार्ट फेल की तरफ जा रहा था और किसी भी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हुआ तो विद इन फ्यू सेकंड्स, 25 to 30 सेकंड्स के अंदर सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है. उसकी वजह से हार्ट दोबारा से कार्डियक आउटपुट को रीस्टोर करने की कोशिश करता है. सो दैट सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम द बॉडी हैपेंस. और ये इतना क्विक रिस्पॉन्स होता है सिंपैथेटिक सिस्टम का
कि बंदे को पेन तो याद रहता है लेकिन ये फेंटिंग याद नहीं रहता। अगर सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट ना होता फॉर एग्जांपल तो बंदा ज्यादा देर तक फेंटेड रहता। सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से cardiac output restore हो जाता है. I mean, this is a perfect diagram to look at. See, the cardiac output is increasing and that is restoring the person's consciousness. Okay, but the chest pain remains obviously. Then if there is, so what are we talking about? We're talking about a normal stage and then the immediate event जिसकी वजह से heart fail हुआ. Then the sympathetic stimulation. Now what happens if there is chronic stage of failure? और chronic stage of failure का मतलब ये है कि जो heart failure का reason है that is persisting. After the first few minutes of an acute heart attack, a prolonged semi-chronic state begins, characterized by two events. Number one, retention of fluid by the kidneys, and number two, varying degrees of recovery of the heart over a period of months, weeks to months. The topic will be discussed, actually has been discussed in chapter number 21 in detail, but obviously if the heart is failing, there will be retention of the, the proper circulation नहीं हो रही, so there will be retention of fluid by the kidney, because kidney को ऐसे लगता है, ये देखिए important statement है, कार्डियक आउटपुट प्रॉपर नहीं है ना, जब कार्डियक आउटपुट प्रॉपर नहीं होगा तो किडनी के पास ब्लड नहीं आएगा, किडनी को ऐसे लगेगा कि देयर इज डिक्रीज ब्लड प्रेशर, तो किडनी क्या करेगा एज अ रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन, इट विल ट्राई टू रिटेन वाटर, और इससे एक्चुअली कॉम्प्लिकेट होगा फर्दर प्रोसेस सारा, बिकॉज अब जो वेन्स हैं उसमें लिक्विड ज्यादा है, हार्ट में फर्दर ब्लड आ रहा है, मोर लिक्विड इज कमिंग इन देयर एंड इट्स नॉट बीइंग पम्प्ड आउट, सो ये पूरा विशियस सर्कल शुरू हो जाता है. Renal retention की एग्जाम्पल है. Low cardiac output has a profound effect on the renal function, sometimes causing anuria when the cardiac output falls 50 to 60%. यानी जब हार्ट काम नहीं करेगा तो किडनी को यही लगता है कि मेरे पास ब्लड नहीं आ रहा तो ब्लड प्रेशर कम हो गया है. So the kidney perceives it as low blood pressure basically. It perceives as decreased blood pressure or arterial pressure, and therefore kidney starts all its action जिसकी वजह से fluid volume body में बढ़ाया जा सके, salt and water retention. Now moderate fluid retention in the cardiac failure can be beneficial, but if this is severe it can be harmful as well. Okay, so अगर limited amount में salt and water retention है, so it perhaps may be useful. Many cardiologists have considered fluid retention always to have a detrimental effect. मैं अभी यहाँ पे बात कर रहा था कि when there is fluid and water retention, it further aggravate the situation, क्योंकि हार्ट पे लोड अब मजीद ज्यादा बढ़ने लग गया है. लेकिन ऐसा नहीं है, I mean purely ऐसा नहीं है. In limited amount, if the fluid and water retention is there, it actually may be beneficial. However, a moderate increase in the body fluid and blood volume is an important factor helping compensate the heart function. The increased blood volume increases the venous return in two ways. First, it increases the mean systemic. The overall story is that when there is increased salt and water retention, what basically happens is कि body में ज़्यादा because kidney ने ये sense किया कि there is low blood pressure, then kidney basically try to retain water and salt, ताकि blood pressure के उसको ये नहीं पता कि heart fail हुआ है, kidney को ये नहीं पता कि heart काम नहीं कर पा रहा, तो इस वजह से body volume बढ़ जाता है. Okay, if the heart is not too much damage, यानी हार्ट का मामूली डैमेज था, तो ये जो इंक्रीज वेनस रिटर्न है किडनी की वजह से, ये ऑलमोस्ट फुली कंपनसेट्स फॉर द हार्ट डिमिनिशिंग पंप. यानी आपका ये जो देखो दो मसले हैं, ये जो हार्ट है ना, अगर ये पंप नहीं कर रहा तो कार्डियक आउटपुट कम है, या मैं ये कहूँ कि इसकी पंपिंग स्लो हो गई है. अगर स्लो पंपिंग हो गई है और इसको मोटर की तरह लो यार, ये एग्जांपल समझाता हूँ. दिस इज अ वाटर मोटर और ये किसी वाटर सोर्स से पानी ला रही है और यहाँ से पानी निकल रहा है बाहर. ठीक है, अब ये वेल है. अब दो चीजें हैं, अगर ये मोटर का फंक्शनिंग स्लो हो जाती है या ये मोटर ठीक काम नहीं करती और पानी कम बाहर आ रहा है, अब आपके पास पानी जो रिसीव हो रहा है, आउटपुट ऑफ द वाटर इज लेस बिकॉज द मोटर इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली. या दूसरी वजह ये हो सकती है कि पीछे पानी कम है. अगर पानी कम है और मोटर ठीक काम कर रही है तब भी पानी कम आएगा. तो व्हेनेवर यू गेट कम पानी आउटसाइड विच इज द कार्डियक आउटपुट इन आवर सिनेरियो, तो या तो मोटर को ठीक करो यानी हार्ट को ठीक करो, या पानी को बढ़ा दो. If you have more and more water coming in, then despite the fact that the motor is not working properly, you still get more water out. तो हार्ट का ये जो अगर मिनिमम इफेक्ट है, if there is minimal damage to the heart, by increasing the volume, it can increase the cardiac output. That's the concept. Okay? लेकिन ये ऑब्वियसली उस वक्त काम नहीं करेगा जब हार्ट बहुत ज्यादा डैमेज है. यानी अगर इस मोटर वाली एग्जांपल को आप लें, अगर मोटर बिल्कुल ही खराब हो गई है तो पानी जितना भी ज्यादा हो वो उसको पंप नहीं करेगी.
Okay, when the heart's pumping capability is reduced further, the blood flow to the kidney finally becomes too low for the kidney to excrete enough salt and water. तो ये सारा जो homeostatic mechanism है, obviously अगर heart बहुत ज़्यादा damage है तो फिर काम नहीं करता. Therefore, fluid retention begins and continues indefinitely, and this major not important, actually confusing you. This is then the next important heading: detrimental effects of excess fluid retention in severe cardiac failure. In contrast to the beneficial effects of moderate fluid retention in cardiac failure, in severe cardiac failure, extreme excess of fluid can have serious physiologic consequences. यानी यहाँ जो हम बात करते हैं, देखो ये दो headings अलग अलग आपने समझनी है कि whenever there is minimal heart damage, there is moderate fluid retention by the kidney, it is actually helpful for the system. लेकिन अगर severe heart damage है, then increasing the workload on the damaged heart is a serious effect. Overstretching of the heart, जो कि बेचारा पहले ही fail हो रहा है, and then filtration of fluid into the lungs causing pulmonary edema, development of extensive edema. अब heart काम ही नहीं कर रहा और आप यहाँ किडनी को कह रहे हैं, ओ भाई ब्लड प्रेशर लो है, salt and water retention, आप कार्डियक लोड बढ़ा रहे हैं, आप कार्डियक उस पर ज्यादती कर रहे हैं. So if there is serious heart damage and if there is excessive fluid retention, then obviously it is not going to help the heart, it is going to worsen the situation. Vicious cycle शुरू हो जाएगा bad events का. Now, recovery of the heart after myocardial infarction. After a heart becomes suddenly damaged as a result of MI, myocardial infarction, the natural reparative process of the body begins to help restore the normal cardiac function. For example, new collateral blood vessels try to happen. जो muscle damage हुए होते हैं, they try to become functional again. Also, the undamaged portion of the heart, musculature hypertrophies, जो बचा कुचा heart है, वो कोशिश करता है कि suppose अगर ये part heart का damage हो गया है, तो बाकी part कोशिश करेगा कि वो hypertrophy हो जाए उसमें और वो अपना काम सही से perform कर सके. Now, the degree of recovery obviously depends upon severity of the damage. यानी अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था तो ऐसा नहीं है कि पूरा हार्ट रिकवर हो जाएगा, लेकिन अगर हल्का फुल्का डैमेज था तो हार्ट रिकवर कर भी लेता है. So, after an acute MI, the heart ordinarily recover rapidly during the first few days and weeks and achieves most of its final state within 5 to 7 weeks में दोबारा बिल्कुल तरोताज़ा हो जाता है अगर डैमेज विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स था. लेकिन अगर हार्ट डैमेज ही बहुत ज्यादा हो गया था तब जाहिर है वो अपने नॉर्मल फंक्शन पे वापस नहीं आएगा काफी अरसे तक. ऑब्वियसली अब बॉडी का डिजाइन इस तरह से है कि देयर इज कोई भी इवेंट जब बॉडी में होता है, इवेंट एज सीरियस एज इवन MI, तो उसकी कोई ना कोई पार्शियल रिकवरी होती है. सो बॉडी ट्राइज टू फाइंड अगेन एंड ट्राई टू डू द नॉर्मल फंक्शंस. तो बेसिकली होता ये है कि आफ्टर द एक्यूट MI, फॉर एग्जांपल, considerable body fluid has been retained in the body. अभी जो मैंने डिस्कशन सारा किया किडनी की वजह से, and there is obviously retention of the water or that tries to compensate for the. अगर हार्ट की डैमेज की जो सिचुएशन है वो फीबल है और थोड़ा हार्ट डैमेज हुआ है, then this increase in fluid actually helps the heart. लेकिन obviously अगर हार्ट की कंडीशन ही बहुत बुरी है, पंप बहुत बुरे तरीके से खराब है, तो फिर ये जो इंक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा है that's not good for the heart. लेकिन anyways किसी भी वजह से when there is increased water retention in the body, then what happens कि जो right atrial pressure है वो बढ़ जाता है and sometimes the cardiac output comes to the normal unit. यानी अगर आप इस डायग्राम पे देखें, so this is a typical graph representing a compensation, a compensated heart. Because आप अगर यहाँ देखें, these are the points C to D. These are the points जहाँ cardiac output जो है that is roughly around 5 liter. तो it's now normal. A point पे perhaps cardiac output कम है 2.5, but C and D this is compensated position. यहाँ पे cardiac output is okay, it's normal. लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई. अब प्रॉब्लम ये है कि इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते जो राइट एट्रियल प्रेशर है this has now increased. So because the cardiac output has returned to the normal point, अब चूंकि कार्डियक आउटपुट नॉर्मल हो गया है तो किडनी का मसला खत्म. किडनी को अब फील नहीं हो रहा कि ब्लड प्रेशर लो है, तो किडनी और वाटर रिटेंशन एंड द डायनेमिक्स इन द किडनी दे रिटर्न्स टू नॉर्मल एंड देन द रिटेंशन ऑफ फ्लूइड जो हो रहा था लो कार्डियक आउटपुट की सिचुएशन में वो अब रुक जाता है. नाउ द ओनली प्रॉब्लम विच नाउ रिमेन्स, कार्डियोवैस्कुलर डायनेमिक्स भी सारे ठीक ठाक हो जाते हैं, बट द ओनली प्रॉब्लम विच रिमेन्स इज द इंक्रीज राइट एट्रियल प्रेशर. ठीक है, इफ द हार्ट ओवर रिकवर्स टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट एंड इफ एडिक्वेट फ्लूइड वॉल्यूम हैज बीन रिटेन्ड, द कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस टुवर्ड्स नॉर्मल एंड सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ग्रेजुअली अबेट्स. ये जब चीजें नॉर्मल की तरफ चली जाएंगी तो जाहिर है कि जो सिम्पैथेटिक एक्टिविटी है वो
वो भी कम हो जाएगी. As the heart recovers, the fast pulse rate, the cold skin, all the symptoms of the cardiac failure, they also vanish away. It makes sense. Now, summary of the events, हम compensated heart failure की बात करेंगे और decompensated heart failure की बात करेंगे. So, compensated heart failure is a failure जिसमें जो cardiac output है that returns to normal. और उसकी जो पूरी summary है events की वो इस तरह से है कि the instantaneous effect on the cardiac damage, compensation by the sympathetic system. So initiate हुआ damage, heart muscle damage हुए, sympathetic system ने kick in किया within the 60 to 30 second time frame. Then there is chronic compensation. ये जितना भी हमने सारा ऊपर discussion किया है, this is all related to the compensated heart failure. जितना भी discussion अभी तक हमने किया, salt and water retention होगा और वो सारा discussion जो भी हम कर चुके हैं वो valid. The progression of this line shows that this is all what we have discussed. So that basically is the compensated heart failure. Okay. Now, इस फिगर में फिगर 22(1) के भी दोबारा बात कर रहे हैं. दिस पर्टिकुलर फिगर जिसमें दे आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्पनसेटेड हार्ट फेलियर एज वेल, बिकॉज यहाँ इस फिगर में भी अगर आप देखें सो देयर आर डिफरेंट कर्व्स. वन इज डिफरेंट पॉइंट्स अगर आप नोटिस करें. ए इज द नॉर्मल पॉइंट, बी इज द हार्ट फेलियर, सी इज the activation of the sympathetic system, and D is returning back to 5 liter. So this is the compensated heart position. कैसे पता लगा? Because cardiac output normal हो गया है लेकिन right atrial pressure अब बढ़ चुका है. So that is compensation. Okay. So the maximum pumping ability of the partly recovered heart as depicted by the plateau level, ये not important at the moment. When a person is in a state of compensated heart failure, any attempt to perform heavy exercise usually causes immediate return of the symptoms of the heart failure, because जो heart था वो actually fail हुआ था और body ने अब compensation mechanisms लगा के उसको किसी तरह काम चल रहा है. लेकिन अगर exercise करेंगे, workload बढ़ेगा heart पे, तो दोबारा cardiac failure का scenario generate हो जाएगा. Therefore, it is said that cardiac reserve is reduced in compensated heart failure. यानी हार्ट की जो काम करने की कैपेसिटी है, यानी तकड़ा हार्ट अगर होगा, नॉर्मल हार्ट होगा, तो आप एक्सरसाइज करें वो अपना काम बढ़ा देगा. यानी द हार्ट हैज द रिजर्व्स टू वर्क मोर एंड मोर एंड मोर. लेकिन अगर हार्ट तकड़ा नहीं है, then cardiac reserve is reduced and you start seeing the symptoms of cardiac failure once the load is increased. Okay? Now, ये घरों में अक्सर होता है यार. घर में अक्सर हमारे जो we sometimes also practice this in our homes कि somebody God forbid has heart failure और उसने थोड़े से दवाइयाँ वगैरह स्टार्ट की और उसके बाद बोला यार मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया, मुझे कोई मसला ही नहीं है. लेकिन जब कभी मैं एक्सरसाइज करता हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, तब मुझे थोड़ा थोड़ा दर्द होता है सीने में या तब मुझे सांस उखड़ती है, मसला होता है. दैट मीन्स द पर्सन मे हैव कॉम्पनसेटेड हार्ट फेलियर. यानी रूटीन रेस्टिंग लाइफ में उसका काम ठीक चल रहा है लेकिन जहाँ कहीं वर्कलोड बढ़ा, मसला शुरू. ठीक है. अब मुझे बात करनी है अबाउट द decompensated heart failure. If the heart becomes severely damaged, no amount of compensation can actually bring it back to normal, and such condition is called decompensated heart failure. Obviously, it's a serious problem. Compensated heart failure is if somebody has to have a heart failure, it's the compensated one should have, because उसमें बंदा बहरहाल normal हो जाता है, and decompensated big problem. Now let's talk about some graphic analysis of the ये तो compensated heart failure था. So compensated heart failure में दो आपको पॉइंट्स याद रखने थे, दो फिनोमिना आपको पता होने चाहिए और वो दो फिनोमिना है. नंबर 1, there will be normal cardiac output, and number 2, there will be increased right atrial pressure. ये दो चीजें होती हैं और ये आइडेंटिफाई करती हैं a compensated heart failure. Now what happens in a decompensated heart failure? Let's talk about figure. इसी फिगर में बात करेंगे हम. Shows greatly depressed cardiac output at different points. Point A और point F को अगर आप देखें, this is point A. Obviously यहाँ cardiac output जो है it is very low. Point F पे भी cardiac output बहुत low है, लेकिन point A और point F में क्या difference है कि point A perhaps is the beginning of the cardiac failure, and this is a decompensated heart failure. प्रेशर देखें राइट एट्रियम में कितना है, +16. काफी सारा ब्लड पड़ा हुआ है राइट एट्रियम के अंदर. सो दिस पॉइंट इज शोइंग severe decompensation. Point A on the curve represent approximate state of circulation before the compensation has occurred. So this is initial cardiac failure. लेकिन जो point F है उसमें you see the let me show you on the diagram one more time कि the right atrial pressure is +16, which is very high, which means all the compensation has gone wrong. और उस डायग्राम पे आपने देखा था there was a curve. एक स्टेज पे compensation से cardiac output normal हो गया था 5 liter, लेकिन then it drops back down, okay, and then it goes to the decompensated situation. So इस सारे टेक्स्ट में यही सारी कहानी लिखी हुई है. After another few days, fluid retention, the right atrial
arterial pressure rises further 16 तक गया, आपने देखा भी ऊपर, and all this is the same story. And the point F, cardiac output goes back to 2.5 liters again, and we call it worsening of the situation, decompensated heart failure. Very easy concept to understand, लेकिन अगर आपने कार्डियक फिजियोलॉजी ठीक से पढ़ रखी है मेरे साथ, अगर नहीं तो फिर ये आपको टेक्स्ट परेशान करेगा बहुत ज्यादा, आपको समझ नहीं आएगा ये पॉइंट ए एफ क्या सारी बात चल रही है. यू हैव टू रीड एंड वॉच ऑल द वीडियोज जो हम शुरू से कर रहे हैं, तब आपको सारी बात आसानी से समझ में आएगी. Thus one can see from this analysis that heart failure of the cardiac output to rise to critical level required for normal renal function results in the following things. Number one, progressive retention of more and more fluid. बिकॉज हार्ट फेलियर है तो किडनी तक लिक्विड नहीं पहुंच रहा, किडनी उसको एज अ लो ब्लड प्रेशर ट्रीट कर रहा है, और जब लो ब्लड प्रेशर होगा तो किडनी वाटर रिटेंशन शुरू कर देगा, एंड देयर इज मोर एंड मोर वाटर रिटेंशन. Number two, progressive elevation of the mean systemic filling pressure, and number three, progressive elevation of the right atrial pressure. ज़ाहिर fluid बढ़ रहा है तो right atrial pressure भी बढ़ रहा है. Clinically, one detects serious conditions of decompensation principally by the progressive edema, especially edema in the lungs, which leads to bubbling rails and dyspnea. Lungs में पानी भरना, common ज़बान में इसको हम नाम देते हैं, और वो इस तरह से है कि देखो ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट, सारी बॉडी का ब्लड यहाँ पे आ रहा है, अब हार्ट काम कर नहीं रहा. नाउ द प्रॉब्लम बिकम्स व्हेन द हार्ट इज नॉट वर्किंग, तो लंग से ब्लड आता है हार्ट के अंदर बाय द पल्मोनरी वेन्स, तो ज़ाहिर वो भी चूंकि ब्लड यहाँ से निकल ही नहीं रहा, तो ब्लड भरा हुआ है हार्ट के अंदर. जब ब्लड भरा हुआ है तो पल्मोनरी वेन्स का ब्लड भी खाली नहीं हो रहा, वो खाली नहीं हो रहा तो यहाँ पीछे प्रेशर डायनेमिक्स चेंज होंगे लंग्स में, एंड देयर विल बी लिक्विड इन द लंग्स, सिंपल लैंग्वेज में एडिमा, टेक्निकल लैंग्वेज में. और जब लंग्स में एक चीज भरी होनी चाहिए यार, एयर, और अब अगर लंग्स में लिक्विड भरा है तो दैट इज द बैड न्यूज, बिकॉज नाउ इज समथिंग दैट वी आर सेइंग कि जी अब एडिमा हो चुका है, लंग्स में हवा के बजाय पानी भर चुका है, ठीक है. नाउ ट्रीटमेंट ऑफ, नाउ decompensation is obviously a bad situation. You see in the diagram one more time, there is increase in the right atrial pressure and there is decrease in the cardiac output. It's bad. Now here we need some intervention, some therapeutic serious intervention. तो इसीलिए कुछ ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं. The decompensation process can often be stopped by the following. Number one, strengthen the heart. हार्ट को आप कोई कार्डियोटोनिक ड्रग दें डिजिटालिस की तरह, ताकि वो उसकी कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग करे. नंबर टू, एडमिनिस्ट्रिंग डायोरेटिक. डायोरेटिक क्या करेगा, वाटर को बॉडी से निकालेगा, किडनी से उसको एक्सक्रीट आउट करेगा, तो कार्डियक लोड कम हो जाएगा. कार्डियक लोड कम होगा तो पॉसिबल है कि हार्ट अच्छे से काम करना शुरू कर सके. Okay, both methods stop the decompensation process by re-establishing normal fluid balance in the body, so they are commonly used. Mechanism of action of cardiotonic drugs. The cardiotonic drugs such as digitalis, when administered to a person with a healthy heart, have little effect on increasing the contractile activity. लेकिन जब heart fail हो रहा होता है, the drug is very very efficient. So it's the mainstay of the therapy. Digitalis and other cardiotonic glycosides are believed to strengthen the heart contractions by increasing the quantity of calcium ions in the muscle fiber, or strongly heart contract करेगा. In the failing heart muscle, the sarcoplasmic reticulum fails to accumulate normal quantities of calcium, और ये मसला हल कर देता है digitalis, so heart contractility increases big time. Okay, therefore it is usually beneficial to depress the calcium pumping mechanism by a moderate amount of using digitalis, allowing the muscle fiber intracellular calcium levels slightly rise and the contractile activity increases. So that's the mode of action of digitalis, but more details about digitalis obviously in my pharma playlist. So far so good. We talked about what is cardiac failure. Cardiac failure में दो चीजें मैंने आपको बताई. Number one, decrease cardiac output. Number two, increase venous pressure. Here we talked about what is compensated heart failure, what is decompensated heart failure. जैसे ही heart failure हुआ, suppose MI, immediately there will be activation of sympathetic system, and then there will be compensation by the kidney, and the kidney compensate by recruiting more water and salt in the body, और फिर decompensation की तरफ बात जाएगी तो treatment. So
अब इस डिस्कशन को फर्दर आगे बढ़ाते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट कि अगर देयर इज यूनिलेटरल हार्ट, आपके हार्ट के दो पंपिंग यूनिट्स हैं बेसिकली. सो दीज आर द टू पंपिंग यूनिट्स ऑफ योर हार्ट. वन इज द राइट पंपिंग यूनिट, द अदर वन इज द लेफ्ट पंपिंग यूनिट. जो राइट पंपिंग यूनिट है उसमें राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है पूरी बॉडी से बाय द वेन्स, सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा, और ये ब्लड इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो वेंट्रिकल में जाता है और वेंट्रिकल से निकल के वो जाता है लंग्स में ताकि उसमें ऑक्सीजन ऐड की जाए. तो ये राइट यूनिट है जो बेसिकली वेन्स इसमें ड्रेन करती हैं और ये लंग्स में ब्लड को पहुंचाता है. फिर हमारे पास है लेफ्ट लंग यूनिट, जो लेफ्ट हार्ट यूनिट. जो लेफ्ट यूनिट है उसमें ब्लड आता है फ्रॉम द लंग्स. सो इट कम्स फ्रॉम द लंग्स एंड इट गोज आउट टू द होल बॉडी बाय द एओर्टा. और यहां पर सारे का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. यहां राइट साइड पे डीऑक्सो. देयर आर टू पंप्स ऑफ द हार्ट. सो अगर यूनिलेटरल हार्ट फेलियर है तो क्या होता है, अब हमें डिस्कस करना. अब ये सारी स्टोरी जो इस हेडिंग में लिखी है यूनिलेटरल हार्ट फेलियर की, वो हम फोकस करेंगे एक्चुअली लेफ्ट हार्ट फेलियर पे. और ये मैं आपको पहले समझा देता हूं, फिर हम टेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं. इट्स वेरी इजी देन टू अंडरस्टैंड. देखें, ये आपका हार्ट है इन द सेंटर एंड नाउ आई एम डिवाइडिंग द हार्ट इनटू द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड. ऑब्वियसली यहां बना देता हूं लंग्स क्योंकि अभी हमें इस डिस्कशन में इसको इन्वॉल्व करना है. सो राइट साइड and left side, and now we are talking about there is left side failure of the heart. So the left side is not working. Now what will happen? Listen. इनफैक्ट मैं लंग्स को इस तरफ बना देता हूं, मामला ज्यादा आसान हो जाएगा. सो व्हाट्स हैपनिंग कि जितना भी बॉडी का इम्प्योर ब्लड है इट इज कमिंग इनटू द राइट एट्रियम. ऐसा ही है. और राइट एट्रियम से वो जा रहा है इनटू द राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल उसको कहां भेज रहा है, इनटू द लंग्स, ताकि भाई ऑक्सीजन लेकर के आओ. और वापस कहां आएगा, ये सारा ब्लड वापस आएगा लेफ्ट साइड पे. अब लेफ्ट साइड तो हो गया फेल. लेफ्ट साइड का काम था कि जब ये पंप करे तो ब्लड को बाहर निकाले और भेज दे एओर्टा में. लेकिन मैं कह रहा हूं कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंडीशन व्हिच इज लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर. तो अब जरा इसको रिवर्स सिनेरियो देखें क्या होगा. इस पूरी सिचुएशन को जरा रिवर्स इंजीनियर करें कि व्हेन देयर इज लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर तो लेफ्ट साइड से ब्लड बाहर नहीं जाएगा. जब ब्लड बाहर नहीं जाएगा तो यहां ब्लड जमा होगा. जब यहां ब्लड जमा होगा तो ये जो लंग्स से ब्लड आना है बाय द पल्मोनरी बाय द वेन्स, वो एक्चुअली काम नहीं कर रही और वो ब्लड को लाके यहाँ एम्प्टी नहीं कर पा रही क्योंकि यहाँ ऑलरेडी भरा हुआ है ना यार ब्लड. जब ब्लड भरा हुआ है तो ब्लड विल स्टार्ट पुलिंग बैक और लंग में काइंड ऑफ ब्लड भरना शुरू हो जाएगा. तो यहाँ जो कैपिलरी प्रेशर है वो बढ़ जाएगा. वो बढ़ेगा तो फ्लूइड निकलेगा और फ्लूइड निकलेगा तो एडीमा होगा. इसीलिए जो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है उसमें पल्मोनरी एडीमा होता है बिकॉज देयर इज बैक प्रेशर. राइट साइड काम कर रहा है अपना. देखो, एक तो ये बैक प्रेशर है, दूसरा राइट साइड मुसलसल यहां से ब्लड भेजे जा रहा है कंटिन्यूअसली. तो कैपिलरी का तो सोचो जरा हाल क्या होना है. ये बेचारी कैपिलरी है, इस कैपिलरी में यहां से ब्लड आना है और यहां ब्लड जाना है. अब जो ब्लड जाना है उसको आपने कर दिया ब्लॉक, लेकिन दबादब ब्लड आए जा रहा है क्योंकि राइट हार्ट तो सही काम कर रहा है ना भाई, ये अपना काम करता रहेगा. तो इस कैपिलरी का प्रेशर कितना बढ़ जाएगा सोचो, और कितना सारा इसके अंदर से लिक्विड निकलेगा. तो लेफ्ट हार्ट फेलियर में देयर इज पल्मोनरी एडिमा. ठीक है, तो ऑल दिस इज रिटन हियर. Thus far we have considered failure of the heart as a whole unit, but in large number of patients, especially those with the acute heart failure, left side is the major affected heart. When the left side of the heart fails without any concomitant failure of the right side, blood continues to be pumped into the lungs. लेकिन वापसी का मसला है. As a result, the mean pulmonary filling pressure increases. ये जो आर्टरी का कैपिलरी का प्रेशर है लंग्स में ये बढ़ जाता है. And when it increases, that leads to vascular congestion as well as pulmonary edema. And with this, the person can even die because of suffocation. क्योंकि उसके लंग्स में, आम जबान में अगर कहूँ तो पानी भर गया है और लंग्स में जब पानी भर जाएगा तो गैसियस एक्सचेंज नहीं होगी. The person will die of this. Okay, so the bottom line, left heart failure and you get pulmonary edema. Okay, that's the main thing. Now, low cardiac output cardiogenic shock क्या चीज है? It's a simple concept. So in many cases after acute heart attack and often after prolonged periods of slow progressive cardiac deterioration, the heart becomes incapable of pumping. This is what happens in cardiac failure. और इसके रिजल्ट में क्या होता है कि the body tissues begin to suffer and even to deteriorate in their function, leading to cell death.
यही होगा ना, जब ब्लड नहीं पहुंचेगा। अब हार्ट का काम था ब्लड बाहर निकालना और ब्लड पहुंचाना, अब जब हार्ट ये काम नहीं कर रहा तो जो भी टिश्यूज हैं बॉडी के वहां तक ब्लड नहीं पहुंच रहा, और जब ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ऑब्वियसली वो टिश्यूज जो हैं दे विल गो टुवर्ड सेल डेथ और उनका फंक्शंस डिटेरियोरेट करेगा। सो इवन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सफर। ये सुने जरा, हार्ट जब काम नहीं करता, भाई ये वाली बात ना सुनने वाली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुने जरा इसको। जब हार्ट काम नहीं करता तो सपोज मेरे यहाँ पे एक मसल है जिसको ब्लड आ रहा था और ये अब ब्लड नहीं पहुंच रहा बिकॉज द हार्ट इज नॉट पंपिंग, सो मसल ये वाला काम नहीं करेगा। खुद हार्ट भी तो मसल से बना है, हार्ट को भी तो ब्लड पहुंचता है बाय द कोरोनरी वेसल्स, तो व्हेन द हार्ट इज नॉट पंपिंग तो हार्ट भी तो मुतासिर होगा। हार्ट पंप नहीं कर रहा तो हार्ट को भी तो ब्लड नहीं मिलेगा, कोरोनरी ब्लड फ्लो भी तो कम होगा। सो द पॉइंट इज व्हेन द हार्ट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, हार्ट इज आल्सो इटसेल्फ अफेक्टेड, हार्ट खुद भी अफेक्ट होता है। सो दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि व्हेन the cardiac function is not normal, even the cardiovascular system is also affected and it start deteriorating in function. This circulatory shock syndrome caused by inadequate cardiac pumping is known as cardiogenic shock. यानी अब बॉडी में ब्लड नहीं पहुंच रहा and we are in a state of cardiogenic shock या simply cardiac shock. Once the cardiogenic shock develops, the survival rate is often less than 30%. That's a serious thing. Now vicious circle का मतलब ये है जो ये वाली मैंने आपको बात बताई ना कि if the heart is not pumping, खुद हार्ट को भी ब्लड नहीं मिल रहा and then the heart is further not working. So एक फीलिंग हार्ट है, इसमें से एक तो ब्लड बाहर नहीं निकल रहा, बाकी बॉडी टिश्यू को ब्लड नहीं मिल रहा, खुद इसको भी ब्लड नहीं मिल रहा, खुद इसको ब्लड नहीं मिलेगा तो ये पहले ही फेल हो रहा था, मजीद फेल होगा, मजीद बेड़ा गर्क। ओके, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो ये सारी कहानी है जो आपको यहाँ लिखी हुई मिलेगी। When low arterial pressure that occurs during shock reduces the coronary blood supply, हार्ट की अपनी ब्लड सप्लाई में ब्लड नहीं जाएगा and the cardiac deterioration का एक vicious cycle स्टार्ट हो जाएगा। It's a simple thing. Now physiology of the cardiogenic shock की ट्रीटमेंट often a patient, ये इंपॉर्टेंट है यार, बिकॉज अक्सर ये होता है कि पेशेंट, देखो हार्ट फेल होना अगर स्टार्ट हो रहा है तो बॉडी में एक सिस्टम नेचर ने रखा है और वो सिस्टम है उसकी कॉम्पनसेशन का, लेकिन अक्सर लोग कॉम्पनसेशन पहले ही उससे ना डेथ हो जाती है, कॉम्पनसेशन तक भी नहीं पहुंचता मामला। ऑफन अ पेशेंट डाइज ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक बिफोर द वेरियस कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म्स कैन रिटर्न द कार्डियक आउटपुट टू द नॉर्मल लेवल। Therefore, treatment of this condition is one of the most important thing. इसीलिए इतना माइनर विंडो होता है कि पेशेंट को कार्डियोजेनिक शॉक स्टार्ट हुआ और थोड़ी देर में डेथ हो सकती है। Therefore, acute treatment is very very important. It's very very crucial. Digitalis is often administered immediately to strengthen the heart. Also, infusion of the whole blood, plasma pressure. Plasma इससे होना क्या है बेसिकली कि कुछ ना कुछ ब्लड प्रेशर को रेज करने की कोशिश की जाए ताकि टिश्यूज तक ब्लड पहुंचे, बिकॉज वी आर इन अ स्टेट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। रिमेंबर, वी आर डूइंग ऑल द एफर्ट्स जिससे हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़े और कार्डियक आउटपुट थोड़ा सा रिस्टोर हो। नाउ सम सक्सेस has also been achieved in saving the lives of patients in cardiogenic shock by using one of the following. Number one, surgically removing the clot in the coronary artery. Number two, catheterizing the blocked coronary artery using streptokinase. अब ये सारी बात इसलिए है इम्पोर्टेंट क्योंकि देखो मसला क्या है, ये कोरोनरी आर्टरी आ रही है, इसमें ब्लॉक है, इस ब्लॉक की वजह से यहाँ मसल डेड हुआ, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ, हार्ट फेल हुआ, तो ऑब्वियसली we need to remove this clot, और इस clot को निकालने के लिए depending upon clinical situation क्या है, either catheterization is done या use of enzymes such as streptokinase या TPA या surgical removal even of the clot. So coronary को भी तो restore करना है, coronary को भी restore कर सकते हैं, digitalis दे सकते हैं, diuretics दे सकते हैं, blood pressure increase करने के लिए कोई drug दे सकते हैं. So it's a multi-approach kind of model जिसमें हम multiple चीजें करते हैं in order to ensure that the heart activity becomes normal. And then this important heading which talks about edema in the patient with cardiac failure. Acute cardiac failure does not cause immediate peripheral edema, and when we say edema we are basically talking about peripheral edema. Okay, acute में बॉडी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो किडनी के बैलेंसेस चेंज हों और वाटर रिटेंशन हो बॉडी में या किसी भी तरह के डायनेमिक्स इतने चेंज हों कि एडिमा नोटिसेबल हो जाए. इट यूजुअली हैपेंस इन लॉन्ग टर्म, एक्यूट में नहीं होता. सो एक्यूट लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर कैन कॉज
कंजेशन ऑफ द लंग, ये कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया. सो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक्यूट हार्ट फेलियर है तो एडिमा होता है, लेकिन पल्मोनरी एडिमा. However, left or right heart failure is slow to cause peripheral edema. Peripheral edema थोड़ा सा टाइम लेता है. This situation can be best explained by referring to the figure which we will see in a moment. When a previously healthy heart actually acutely fails as a pump, the aortic pressure falls and the right atrial pressure rises. ये तो होगा ही, क्योंकि why aortic pressure is falling? Because now the heart is not pumping in the aorta. ये aorta है तो cardiac output कम हो गया, तो aortic pressure कम हो गया. And when the aortic pressure is decreasing, we simply say कि cardiac output कम हुआ है इसलिए, और blood यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगा heart में, तो right atrial pressure will rise. So if you look at this diagram, we are looking at the cardiac output and we are looking at the pressure. It's obviously the blood pressure. And if you look at the diagram, what happens when there is heart failure, two things will happen. Aortic pressure will fall. There is decrease in the aortic pressure, and the other thing is that the arterial pressure, जो right atrial, not the arterial but right atrial pressure, it will increase. So if you look at this diagram, इसमें तीन तरह की चीजें दिखाई हैं. Axis पे बहरहाल there is cardiac output and then pressure. और कौन से pressure? We have mean aortic pressure by the red and capillary pressure and right atrial pressure by the blue. Simplest thing जो मुझे दिखानी है इस पे वो ये है कि when there is failing heart, there is heart failure, तो aorta का pressure, जाहिर है ना, ये यहाँ से blood कम निकलेगा तो aorta का pressure कम हो जाएगा. So you see the aorta का pressure, ये red line है, ये aorta का pressure from 100 to goes down to इतना कम, 18-20. So aortic pressure goes down and the right atrial pressure goes up from the 0 to somewhere 8, 10, 16 कुछ भी. So this is what happens. Right atrial pressure goes up, aorta का pressure goes down. Okay. And now when this happens, obviously we say कि this is the state of cardiac failure. अब compensation के mechanisms kick in होंगे, और अगर बहुत ज़्यादा severe damage नहीं है then compensation will happen. Now as the cardiac output approaches 0, these two pressure approaches each other at the equilibrium. So this is not important for you to remember the pressure levels. Thus severe acute failure often causes fall rather than rise in the peripheral capillary pressure. So अगर बहुत ज़्यादा severe किस्म का, that is again a conceptual thing. अगर बिल्कुल severe cardiac failure है तो blood जा ही नहीं रहा ज़ाहिर है aorta के अंदर, और blood जा ही नहीं रहा तो capillary में भी blood नहीं आएगा, तो actually capillary का जो pressure है वो कम हो जाएगा. So that's what they are trying to tell. सवाल ये उठता है कि capillary का pressure कम हो जाएगा तो edema actually कैसे हो रहा है? We'll see in a minute. Now after the first day or so, the overall heart failure or right ventricular failure, peripheral edema begins to occur principally because of fluid retention by the kidney. So basically ये kidneys जो हैं, अगर heart fail कर रहा है तो कई दफ़ा मैंने अभी इस चैप्टर में आपको बताया कि blood यहाँ तक नहीं पहुँच रहा, kidneys feel like there is low blood pressure condition, it tries to retention of water and salt. चूँकि fluid body में बढ़ जाता है, then it causes edema. The retention of the fluid increases the mean systemic filling pressure now, and that leads to edema formation. Therefore, the capillary pressure now also rises. So capillary pressure, severe heart failure में actually down हुआ था because blood पहुंच ही नहीं रहा था कैपिलरी तक. लेकिन अब चूंकि there is more and more water retention, so system के अंदर अब लिक्विड ज़्यादा है, और जब सिस्टम में लिक्विड ज़्यादा होगा तो कैपिलरी प्रेशर भी बढ़ जाएगा. Now reduced renal output of urine during cardiac failure has several known causes. Number one, ये क्या बात है? ये बात ये हो रही है कि कार्डियक फेलियर के दौरान यूरिन का अमाउंट भी कम हो जाएगा, रीनल आउटपुट कम हो जाएगा. क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज डिक्रीज जीएफआर, किडनी तक ब्लड कम पहुंच रहा है तो किडनी को लग रहा है कि बॉडी में या तो ब्लड नहीं है या हाइपोटेंशन की सिचुएशन है, तो किडनी यूरिन आउटपुट जनरेट नहीं करती, जीएफआर रिड्यूसेस एंड एक्चुअली किडनी स्टार्ट्स सेविंग वाटर. नाउ activation of renin-angiotensin system. You know, when the blood pressure is sensed as low blood pressure by the kidney, the whole system is activated. The renin or angiotensin 2, angiotensin, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ कई दफ़ा. So the reduced blood flow to the kidney causes marked increase in renin production by the kidneys, which in turn increases the formation of angiotensin 2. Angiotensin 2 in turn has a direct effect on the arterioles of the kidney to decrease the blood flow through the kidney further, which reduces the pressure in the peripheral kidney tubules, and ultimately it increases salt and water retention. So angiotensin 2 also increases the problem of liquid in the body. And then there is also during cardiac failure increased aldosterone secretion. It also happens in chronic cardiac failure. Large quantities of aldosterone are secreted by the adrenal cortex.
This secretion results mainly from the effect of angiotensin 2 because we have more angiotensin 2. उसका एक effect है increase aldosterone. However, some of the increase is also not important. And excess potassium is one of the most powerful stimuli for aldosterone. Not relevant here particularly. But what happens जब aldosterone बढ़ जाता है तो there is more reabsorption of sodium. More reabsorption of sodium मतलब more reabsorption of water. So you are again getting more and more water into the body. And then there is increased antidiuretic hormone. अब ADH antidiuretic ये diuresis के against है. डायोरेसिस नहीं होगी, यूरिन आउटपुट नहीं बनेगा, यानी बॉडी में लिक्विड का अमाउंट बढ़ेगा. सो इंक्रीज एडीएच प्रोडक्शन आल्सो हैपेंस. ओके, ये तमाम फीचर्स एंड आल्सो एक्टिवेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. सो द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के मल्टीपल इफेक्ट्स हैं. ये हार्ट पे जाएगा, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएगा. ये वेन्स पे जाएगा, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि ज्यादा ब्लड हार्ट तक पहुंचे. सो ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली ट्राइंग टू इंक्रीज द वाटर कंटेंट, द लिक्विड कंटेंट ऑफ द बॉडी, just to compensate for the failing heart. That's what is happening. Okay, right. ये सारे concepts हम 10 दफा डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए I am now jumping on to the next concept of atrial, natriuretic peptide. Natriuretic peptides are hormones which are released by the heart when it becomes stretched. So, जब heart stretch होगा तो ये वाला peptide निकलेगा. ANP is released by the atrial wall and BNP, which is actually brain natriuretic peptide, is released by the ventricular wall. Simple हो गया. ANP by the atria A and BNP by the ventricle. ये VNP होना चाहिए था actually, लेकिन बहरहाल BNP. Because heart failure almost always increases the atrial and the ventricular pressure. बिकॉज स्ट्रेच होता है ना, हार्ट फेल हो रहा है तो ब्लड जमा हो रहा है तो देयर इज स्ट्रेच ऑन द वॉल है तो ये पेप्टाइड्स निकलते हैं. सो एएनपी एंड बीएनपी लेवल इंक्रीजेस इन द ब्लड. These peptides in turn have a direct effect on kidneys to increase their secretion of salt and water greatly. Therefore, natriuretic peptide plays an important role to prevent extreme congestive symptoms during the cardiac failure. इसको ऐसे समझो, मैं अब तक जितनी बात कर रहा था कि हार्ट फेल होगा तो किडनी क्या करेंगी, सेंस करेंगी लो ब्लड प्रेशर एंड सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन. यानी किडनी का काम ये हो रहा है सारा का सारा. अब वो काम डिक्रीज जीएफआर की वजह से है, या वो इंक्रीज एंजियोटेंसिन 2 की वजह से है, या इंक्रीज एल्डोस्टेरोन की वजह से है, या इंक्रीज एडीएच की वजह से है, या इंक्रीज सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से है. जिस भी वजह से है, हो ये रहा है कि इंक्रीज वाटर रिटेंशन इन द बॉडी. नेचर ने 2 चीजें ऐसी दी हैं जो वाटर रिटेंशन का ऑपोजिट इफेक्ट करती हैं, यानी वाटर को निकालती हैं बॉडी से, और वो है एएनपी एंड बीएनपी. सो दे आस्क द किडनी के भाई क्या कर रहा है यार, इतना सारा पानी जमा कर रहा है, पानी बाहर निकाल यार बॉडी से. हार्ट बेचारा बुरे हाल में, उसको बचा, उसके लिए पानी मत जमा कर, पानी कम कर, हार्ट पे से लोड को कम कर. सो दैट्स व्हाट इज द जॉब ऑफ एएनपी एंड बीएनपी. Okay, now acute pulmonary edema in late stages of the heart failure, another lethal vicious cycle. Obviously, anything liquid in the lungs is not a good sign. A frequent cause of death is acute pulmonary edema in patients who have had heart failure for a long time. When acute pulmonary edema occurs in a person without new cardiac damage, it is usually set off by some temporary overload. ये important है. A temporarily increased load on the already weak left ventricle initiates the vicious circle. ये मैं आपको बता चुका हूँ, हमने पूरा एक्सप्लेन किया है कि अगर हार्ट काम नहीं करेगा तो ब्लड बाहर नहीं जाएगा, ब्लड पूल अप होगा पीछे लंग्स में, ये पुलिंग ऑफ प्रेशर है, और राइट साइड पंप किए जा रहा है तो लंग्स के अंदर जो कैपिलरीज हैं उसमें प्रेशर बढ़ेगा, एडिमा होगा. ओके, दिस इज द होल रिपीटेड स्टोरी है. और ये विशियस साइकिल एक दफा स्टार्ट हो गया ना तो इट गोज एट सम पॉइंट बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ रिपेयर, और ये मसला ही मसला. अब ये सुने, द टाइप्स ऑफ मेजर दैट वन कैन रिवर्स द प्रोसेस एंड पेशेंट की लाइफ सेव कर सकते हैं इस पल्मोनरी एडिमा से. दैट इज पुटिंग टॉर्निकेट्स ऑन बोथ आर्म्स एंड लेग्स टू सीक्वेस्टर much of the blood in the veins and therefore decreasing the workload on the left heart. तो ये एक तरीका किया जा सकता है कि टॉर्निकेट्स बांध दे दोनों आर्म्स पे, लेग्स पे. एडमिनिस्ट्रिंग अ रैपिडली एक्टिंग डायूरेटिक ताकि लिक्विड बॉडी से निकल जाए, क्योंकि यहाँ मसला यही है ना कि हार्ट लेफ्ट हार्ट पंप नहीं कर रहा, राइट साइड से ब्लड लंग्स में जा रहा है और यहाँ पे एडिमा. तो अगर आप डायूरेटिक दे दो तो किडनी काफी सारे लिक्विड को बॉडी से बाहर निकाल देगी, तो ये सारा सिस्टम जो है थोड़ा हल्का फुल्का हो जाएगा. गिविंग प्योर ऑक्सीजन ऑल्सो हेल्प, बिकॉज देन इससे हो क्या रहा है, गिविंग पेशेंट विद प्योर ऑक्सीजन टू ब्रीथ टू रिवर्स द ब्लड ऑक्सीजन डिसैचुरेशन. हार्ट डिटेरियोरेशन थोड़ी इंप्रूव होती है. देयर इज सम वैसोडाइलेशन इन द पेरिफेरी ताकि ब्लड हार्ट की तरफ ना जाए बल्कि पेरिफेरी में पूल हो जाए, वेन्स में.
एडमिनिस्ट्रिंग अ रैपिडली एक्टिंग कार्डियोटोनिक ड्रग सच एज डिजिटैलिस, ताकि हार्ट कुछ ना कुछ पंपिंग स्टार्ट करे और ये जो पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो रहा है ये कम हो। एनीवेज फर्स्ट थिंग जो हम देते हैं क्लिनिक्स में वो ज़ाहिर है डायूरेटिक होती है ताकि लिक्विड कम हो जाए, पूरे सिस्टम से लिक्विड को निकालने की कोशिश करते हैं। नाउ द विशियस साइकिल ऑफ द एक्यूट पल्मोनरी एडिमा कैन प्रोसीड सो रैपिडली दैट डेथ कैन अकर इन जस्ट 20 to 60 minutes of the cardiac failure. यानी अभी cardiac failure start हुआ and the patient is dead because there is so severe pulmonary edema. So you have to take it very very seriously and treat it on very very urgent basis. Okay. Now let's talk about the concept of cardiac reserve. Cardiac reserve का basically concept ये है कि अगर किसी का heart नॉर्मल कंडीशन में जो भी कार्डियक आउटपुट दे रहा है एंड इफ देयर इज अ प्रेशर ऑन द हार्ट का मतलब ये है कि देयर इज एक्सरसाइज फॉर एग्जांपल या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी है, देन द हार्ट इज एक्सपेक्टेड टू वर्क मोर। अब हार्ट कितना ज्यादा काम कर सकता है फ्रॉम द बेस लाइन इज नोन एज द कार्डियक रिजर्व। ये बिल्कुल ऐसे है कि फॉर एग्जाम्पल आपके एक्सपेंसेस हैं, कोई एक्स अमाउंट है, देयर इज लाइक से फॉर एग्जांपल 100 रुपीज एक्सपेंसेस पर मंथ। वैसे 100 रुपीज होते तो नहीं है एक्सपेंसेस, लेकिन सपोज आपके एक्सपेंसेस हैं 100 रुपीज पर मंथ, लेकिन आपके पास आपके घर पे वॉलेट में आपके पास रखे हुए हैं 900 रुपीज और, तो आपके पास देयर इज 9 times मोर रिजर्व्स इन योर हाउस और बैंक और वॉलेट। तो ये रिजर्व है जो इमरजेंसी सिचुएशन में आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हार्ट कितना ऊपर काम कर सकता है बेसलाइन के, उसे हम कहते हैं कार्डियक रिजर्व। Now, the maximum percentage that the cardiac output can increase above the normal is known as the cardiac reserve. Thus, in the healthy young heart, what happens कि cardiac reserve is about 300 to 400%. यानी 100% नहीं, 300 to 400% आप कार्डियक आउटपुट अपना बढ़ा सकते हैं। जबकि बास पर्टिकुलर कैटेगरीज में जैसे एथलीट्स हैं वो तो ट्रेंड होते हैं, ज़ाहिर स्पोर्ट्समैन जो होते हैं उनमें तो 500 से 600% तक कार्डियक आउटपुट बढ़ सकता है। However, in persons with severe heart failure, इनमें ज़ाहिर कार्डियक रिजर्व कम होगा, तो अगर इनका हार्ट फेलिंग सिचुएशन में है और कॉम्पनसेट करके अब ये नए नॉर्मल लेवल पर सेट हो चुका है, ऐसे पेशेंट्स में जो कि एक्चुअली क्रॉनिकली कॉम्पनसेटेड हार्ट फेलियर की सिचुएशन में अगर ये एक्सरसाइज शुरू कर दें तो फौरन दे विल स्टार्ट हैविंग सिम्टम्स ऑफ कार्डियक फेलियर, बिकॉज उनका जो रिजर्व है वो बिल्कुल डिक्रीज हो चुका है। दैट्स द प्रॉब्लम। सो एन एग्जांपल ऑफ द नॉर्मल रिजर्व ऑफ द कार्डियक आउटपुट ऑफ अ हेल्दी यंग एडल्ट ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज कैन राइज अबाउट 5 times normal with an increase above normal 400 to 500. This is called cardiac reserve of 400. जैसे यहाँ पे extra money of 900 था, बिल्कुल ऐसे ही this is called cardiac reserve of 400%, क्योंकि during exercise the cardiac output is going 400% normal. Now, any factor that prevent the heart from pumping the blood satisfactorily will decrease the cardiac reserve. अगर cardiac failure में है, चाहे वो primary myocardial disorder है या कोई भी और प्रॉब्लम जिससे cardiac failure हो रहा है, so cardiac failure में cardiac reserves go down, okay? और इसकी diagnosis होती है basically by the exercise test, because when you ask the person to exercise, although resting condition में the person was absolutely normal, but when you ask the person to exercise, the person start having symptoms of cardiac failure such as dyspnea, such as muscle fatigue, क्योंकि मसल्स तक ठीक ठाक ब्लड नहीं पहुंच रहा, डिस्निया क्योंकि पल्मोनरी एडिमा स्टार्ट हो जाएगा, ऑल्सो एक्सेसिव इंक्रीज इन द हार्ट रेट विच इज व्हाट वी कॉल टैकीकार्डिया बिकॉज सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स आर बेसिकली द सिम्टम्स ऑफ कार्डियक फेलियर, और कार्डियक फेलियर के सिम्टम अपीयर हो रहे हैं इन द हार्ट विच अपेरेंटली लुक्स नॉर्मल, बट व्हेन यू आस्क द पर्सन टू एक्सरसाइज, क्योंकि उसका कार्डियक रिजर्व कम हो चुका है, इसीलिए सिम्टम्स ऑफ कार्डियक फेलियर रीअपियर हो जाएंगे। ओके अच्छा, अब ये जो पूरी हेडिंग है क्वांटिटेटिव ग्राफिक एनालिसिस ऑफ कार्डियक फेलियर, ये एक्चुअली हम कर चुके हैं और मैं आपको ये दो इसके जो ग्राफ्स हैं वो दिखा देता हूं, एंड द रेस्ट ऑफ द स्टफ वी विल एक्चुअली स्किम थ्रू बिकॉज ये हम सारी बात कर चुके हैं। सो वी हैव एक्चुअली सीन these graphs earlier on, और वो graphs कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। The graphs that we have, this one for example, this is exactly the same graph जो हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में देखा था। So try memorize this graph for example, इसको याद कर लें A B C D, और अब चलें जरा इस चैप्टर के स्टार्ट पर कहाँ है वो पहला ग्राफ जो मैंने आपको दिखाया था, ये रहा, देखें A B C D, याद है ना इस ग्राफ पर हमारी क्या बात हुई थी? इस ग्राफ पर हमारी एक्चुअली बात ये हुई थी कि A इज द नॉर्मल पॉइंट ऑफ ऑपरेशन, बिकॉज यहाँ राइट एट्रियल प्रेशर कितना है 0 और कार्डियक आउटपुट कितना है 5 लीटर्स पर मिनट, सो दैट्स द नॉर्मल पॉइंट। अगर हार्ट फेल करता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन,
then the cardiac output goes down, it is decreased and the pressure is increased. Right atrial pressure की बात कर रहा हूँ. And then the sympathetic system is activated. तो sympathetic system क्या करता है कि कार्डियक आउटपुट को टुवर्ड्स नॉर्मल लेके जाता है, लेकिन प्रेशर इन द राइट एट्रियम स्टिल इज इंक्रीज एंड दिस इज द कॉम्पनसेटेड पोजीशन. कॉम्पनसेटेड इसलिए क्योंकि नाउ द कार्डियक आउटपुट इज ऑलमोस्ट 5 लीटर्स बैक टू द नॉर्मल, और कार्डियक इंट्रा एट्रियल राइट साइड का जो प्रेशर है वो बढ़ा हुआ है. सो बिकॉज इट इज इंक्रीज and the cardiac output is normal, we call this is a compensated position. The same graph is now being discussed one more time in this particular picture. You see, what is point A? Point A पर right atrial pressure कितना है? 0. ये normal है? Yes, ये normal है. Point A पर कार्डियक आउटपुट कितना है? 5 liters per minute. या ये नॉर्मल है? यस. सो पॉइंट ए इज एक्चुअली द नॉर्मल पॉइंट. ये बिल्कुल वैसा ही पॉइंट ए है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पिछले ग्राफ में डिस्कस किया. एक्चुअली ये सेम ग्राफ है. और पॉइंट बी पे क्या हो रहा है? देखिए पॉइंट बी, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्सप्लेन पॉइंट बी टू मी, सो पॉइंट बी की एक्सप्लेनेशन ये है कि इंट्रा एट्रियल प्रेशर बढ़ रहा है और कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है. सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ कार्डियक फेलियर. पॉइंट डी क्या है? पॉइंट डी इज बैक टू द नॉर्मल. ये नॉर्मल किस सेंस में नॉर्मल? कार्डियक आउटपुट की सेंस में नॉर्मल, लेकिन इंट्राएट्रियल प्रेशर क्या है? बढ़ गया. सो पॉइंट डी इज द कॉम्पनसेटेड पोजीशन, जिसमें कार्डियक आउटपुट तो दोबारा नॉर्मल हो गया है लेकिन इंट्राएट्रियल प्रेशर बढ़ा हुआ है अभी भी. सो दैट इज कॉम्पनसेटेड पोजीशन. एंड व्हाट इज पॉइंट सी? इट इज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, बिकॉज थोड़ा कार्डियक आउटपुट बढ़ गया है फेलियर वाले पॉइंट से. फेलियर वाला पॉइंट क्या था? पॉइंट बी. फेलियर वाले पॉइंट से कार्डियक आउटपुट बढ़ गया है लेकिन अभी भी नॉर्मल नहीं हुआ है. सो दिस इज normal, this is cardiac failure, this is sympathetic stimulation, this is compensation. ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं. all this is again being discussed here. Point A डिस्कस हो रहा है, point B डिस्कस हो रहा है. Point B is the acute heart attack. This is point B. And then is point B पर what is happening कि the cardiac output is going down to 2 liters per minute and the pressure is increasing because heart fail हुआ है ना. Then there is sympathetic systemic stimulation, जिसकी वजह से what happens कि cardiac output is trying to become normal. 100% normal नहीं हुआ है but it is going up 4 liter per minute. Cardiac failure में it goes down to 2 liter for example, and here it is going up to 4 liters per minute, but the pressure in the right atrium is still up. And then comes the compensation. Kidney अपना काम करेगी, salt and water retention and all that, and as a result of this the intra-atrial pressure तो बढ़ा हुआ ही है but cardiac output will become normal. It will go back to the normal state of 5 liters per minute. So all this graph is already discussed. Similarly this graph is already discussed as well. यहाँ हम बात कर रहे हैं point A is the point of cardiac failure. So that is perhaps cardiac failure, and then the body is trying to compensate by sympathetic system and by kidney and something. So by day 4 and 6 what is happening? We are reaching this point. At this point we have a normal cardiac output but the pressure in the right atrium is increased. So these are the compensatory points. लेकिन अगर disease severe है तो ये compensation fail होगी and the person will reach at this point. ये जो point है इस पे देखें atrial pressure कितना है? right atrium का pressure बहुत बढ़ गया है, यानी इसमें बहुत सारा right atrium के अंदर blood जमा है और वो pump out नहीं हो रहा, और cardiac output कितना हो गया? दोबारा से कम हो गया. So heart फेलियर की स्टार्ट में कार्डियक आउटपुट ऑब्वियसली कम होगा. दिस इज द पॉइंट. लो कार्डियक आउटपुट, फिर कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, दिस इज कॉम्पनसेशन, और ये कार्डियक आउटपुट दोबारा कम हो गया, दिस इज डीकॉम्पनसेशन. ये एग्जैक्ट डायग्राम हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी. इफ यू रिमेंबर, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ी देर पहले हमने बात की है. सो वेयर आर यू, कम ऑन यार, एक तो इतना सारा कुछ चैप्टर्स है ना, तो ये वाली डायग्राम. सो देयर यू गो. दिस इज हार्ट फेलियर, दिस इज कॉम्पनसेशन, एंड दिस इज देन अगेन डीकॉम्पनसेटेड सिचुएशन जिसके अंदर कार्डियक आउटपुट बहुत कम हो गया. सो वी हैव एक्चुअली डन दिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस. तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस बड़ी इंपॉर्टेंट है. क्वालिटेटिव जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसे हम क्वालिटेटिव इसलिए कहते हैं बिकॉज वो नंबर्स के बगैर होते हैं. यानी अगर हम कहते हैं कि हार्ट फेल होगा तो पीछे ब्लड पूल अप करेगा, कैपिलरी जो लंग्स में है उनका प्रेशर बढ़ेगा, एडिमा होगा, दिस इज ऑल क्वालिटेटिव डिस्कशन. लेकिन जब हम इसमें नंबर्स पुट इन कर देते हैं कि राइट एट्रियल प्रेशर 0 से बढ़ के +6 हो जाएगा, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटेटिव स्टफ. ओके, सो ये क्वांटिटेटिव ग्राफ्स हमने ऑलरेडी एक्चुअली डिस्कस किए. सो ऑल दिस डिस्कशन इज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ. अच्छा, अब मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो डिस्कस करना है वो है, एक्चुअली दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझा दूं, फिर ये हेडिंग एक्सप्लेन करता हूं. देखें, इफ दिस इज योर हार्ट फॉर एग्जांपल,
और वी आर टॉकिंग अबाउट कार्डियक फेलियर सिनेरियो, किसी भी वजह से देयर इज कार्डियक फेलियर। Now what happens कि जब कार्डियक फेलियर होगा तो अब तक हमने जितनी बात की है वी आर टॉकिंग अबाउट मसल डैमेज इन द हार्ट, फॉर एग्जांपल मायोकार्डियल इंफार्क्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी ऑफ द हार्ट। तो इन तमाम सिचुएशन से होता क्या है कि एओर्टा में ब्लड कम जाता है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं बार बार कि जो कार्डियक आउटपुट है वो कम हो जाता है, सो द कार्डियक आउटपुट डिक्रीजेस। अच्छा, कार्डियक आउटपुट है क्या? कार्डियक आउटपुट बेसिकली ये है कि एट द एंड ऑफ डायस्टली, यानी जब हार्ट रिलैक्स करता है तो डायस्टली के एंड में इस हार्ट के अंदर कितना ब्लड है, उस ब्लड का ज़ाहिर अब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड बाहर निकलेगा। यूजुअली 100% ब्लड बाहर नहीं निकलता, यानी ऐसा नहीं है कि अगर 100 ml ब्लड है एट द एंड ऑफ डायस्टली इन द हार्ट, तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी जब सिस्टली होगी तो सिस्टली पर ये 100 ml का 100 ml ब्लड पूरा बाहर नहीं निकल जाता, ऐसा नहीं होता। एक परसेंटेज बाहर निकलती है, यूजुअली 50%, 70%। दैट इज व्हाट वी कॉल द कार्डियक आउटपुट। सो द कार्डियक आउटपुट इज यूजुअली लाइक से फॉर एग्जांपल 50%, 60%, 70% ऑफ व्हाट, ऑफ द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का 50, 60, 70% निकल रहा है ब्लड ड्यूरिंग द सिस्टोली, दिस इज समथिंग कंसिडर्ड एज नॉर्मल। अब जरा एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं। एक सिनेरियो ये है कि अब हार्ट में कॉन्ट्रैक्टाइल पावर नहीं है, अब हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिस्टर्ब हो गई है, हार्ट सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। तो व्हाट विल हैपन कि ब्लड 100 ml हार्ट के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन इसका सिर्फ 30% हार्ट पंप करके बाहर निकाल पा रहा है। तो हम कह रहे हैं कि जो कार्डियक आउटपुट है वो सीवियरली डिक्रीज हो गया है, बिकॉज नाउ इट इज 30% ऑफ द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एक्चुअली ये 70%, 60%, 50% होना चाहिए था, लेकिन अब ये 30% कम हो गया। उसकी वजह एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का इशू नहीं है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, मसला ये है। अब एक सिनेरियो सुनो, अब एक सिनेरियो ये हो सकता है कि हार्ट में ब्लड ही कम आया, ब्लड ही कम आ रहा है भाई, ब्लड आ रहा है फॉर एग्जांपल 50 ml, अब ब्लड आ रहा है 100 ml के बजाय, और ये 50 ml जो है, सपोज ये 50 ml ज्यादा यानी 40 का 40 ml अब बाहर निकल गया, 50 में से 40 ml बाहर निकल गया। पहले 100 में से, यानी अगर मैं, चलो लेट्स बिगिन बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। वी आर टॉकिंग अबाउट कि नॉर्मल अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 100 ml है, मैं एक आर्बिट्री नंबर यूज कर रहा हूँ, और 100 ml और कार्डियक आउटपुट है बंदे का, दिस इज से फॉर एग्जांपल 60%। तो 100 ml का 60% का मतलब ये हुआ कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो 60 ml ब्लड निकलेगा इनटू एओर्टा, ये आपका कार्डियक आउटपुट है। अब जरा सिनेरियो सुनो, अब सिनेरियो ये है कि ब्लड 100 ml नहीं आ रहा हार्ट के अंदर डायस्टोली के एंड पर, से फॉर एग्जांपल 50 ml आ रहा है, और इस 50 ml में से 50 ही ml बाहर निकल गया। सो एक्चुअली जो अमाउंट ऑफ ब्लड निकल रहा है वो तो कम हो गया ना, दिस इज नाउ 60 से लेके चला गया ये 50 पे, लेकिन कार्डियक आउटपुट अभी 100% है। 100% इसलिए है क्योंकि जितना ब्लड आया था 50 का 50 निकल गया, सो 100% ऑफ द ब्लड इज नाउ आउट। सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, यू नो। तो ऐसे में देखने में ये लग रहा है कि द कार्डियक आउटपुट इज फैंटास्टिक, बहुत अच्छा अमाउंट बाहर निकल रहा है, लेकिन एक्चुअली यहाँ प्रॉब्लम तो है ना, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ब्लड तो कम निकला है ना, बिकॉज ब्लड आया ही कम था, बिकॉज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम डिफरेंट था। तो अब ये कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट मुझे डिस्कस करने हैं। सो आवर डिस्कशन दस फार हैज फोकस्ड मेनली ऑन द कार्डियक फेलियर ड्यू टू डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द मायोकार्डियम। यानी अब तक हमने जितनी बात की है उसमें हम बात ये कर रहे थे कि जो मायोकार्डियम है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही ठीक से। हाउएवर, एज डिस्कस्ड अर्लियर इन द चैप्टर, देयर कैन बी अदर कॉजेज ऑफ हार्ट फेलियर एज वेल। और यू नो, अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी अफेक्ट होती है, सो इफ देयर इज हार्ट फेलियर एसोसिएटेड विद इम्पेयर्ड कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, देन देयर इज अ सिस्टोलिक डिस्फंक्शन। ऐसे हार्ट अटैक को हम कहते हैं सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, यानी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, सिस्टली नहीं कर पा रहा, और जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो इट इज कॉल्ड सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, या इसका दूसरा नाम है हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। बिकॉज जो कार्डियक आउटपुट है जिसको हम एक्चुअली मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ इजेक्शन फ्रैक्शन, तो ये जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो कम हो गया बिकॉज हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। तो यहाँ ये जो सारी मैंने बात की थी 50%, 60%, दैट इज एक्चुअली द इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन रिड्यूस होगा अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी रिड्यूस होगी। सच हार्ट फेलियर्स आर कॉल्ड हार्ट फेलियर with reduced ejection fraction, और H is heart failure, F reduced ejection fraction। लेकिन मैंने अभी आपको ऐसी भी सिचुएशंस बताई जिसमें जो हार्ट फेलियर है वो और कॉजेस से होता। सो एन इजेक्शन फ्रैक्शन ऑफ 0.6 का बेसिकली मतलब होता है 60% ऑफ द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ऑफ द वेंट्रिकल इज पम्प्ड विद ईच हार्ट बीट। अ नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन इज रफली अबाउट 50 to 70%। सो इजेक्शन फ्रैक्शन अगर 50 to 70% है, यानी आप हार्ट में
डायस्टली के एंड पर जितना ब्लड आया उसका 50% अगर आप निकाल रहे हो अप टिल 70%, सो दिस इज समथिंग नॉर्मल कार्डियक आउटपुट। ये इजेक्शन फ्रैक्शन बिल्कुल नॉर्मल है। अगर ये कम हो जाता है, से फॉर एग्जांपल लेस देन 40%, then it is a reduced ejection fraction। अब आप बात कर रहे हैं कार्डियक फेलियर, हार्ट फेलियर ऑफ reduced ejection fraction, ठीक है। ये स्टोरी समझ में आ गई। ये स्टोरी अब तक हम डिस्कस करते भी आ रहे हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, से दैट यू हैव योर हार्ट एंड देयर इज अ प्रॉब्लम इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल। अब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट ठीक से नहीं कर रहा, तो जाहिर है जो ब्लड हार्ट के अंदर डायस्टली के एंड पर, यानी जब हार्ट रिलैक्स करता है, जो ब्लड पड़ा होगा, ये एक्चुअली निकलना चाहिए था 50% ऑफ दिस ब्लड, लेकिन अब नहीं निकल रहा। अब निकल रहा है 40% ऑफ दिस ब्लड। कम ब्लड निकल रहा है, इजेक्शन फ्रैक्शन 40% हो गया, कम हो गया। दिस इज कॉल्ड हार्ट फेलियर with reduced ejection fraction। It makes sense because heart contract नहीं कर रहा, कम अमाउंट ऑफ ब्लड बाहर निकल रहा है, कार्डियक आउटपुट कम हो गया, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया। ओके, नाउ हार्ट फेलियर कैन आल्सो बी एसोसिएटेड विद नॉर्मल। ये सुनने वाली बात है यार, यानी आपके पास एक पेशेंट आया, नाउ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। आपके पास पेशेंट आया, हार्ट फेलियर की सिम्टम्स है, आपने कहा जाओ यार एकोकार्डियोग्राफी करा के आओ। एको करवा के पेशेंट आया, उसका इजेक्शन फ्रैक्शन आया 0.4। आपने कहा यार इसका इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन में मसला है, और आपने उसको लेबल कर दिया हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। लेकिन अब आपके पास एक पेशेंट आया जिसके ऊपर सिम्टम्स हैं हार्ट फेलियर के, लेकिन वो जब एको करा के रिजल्ट्स आपके सामने लाया तो आप परेशान हो गए, क्योंकि उसका इजेक्शन फ्रैक्शन 0.6 है, यानी 60% है, विच इज नॉर्मल। सिम्टम्स हैं कार्डियक फेलियर के। अब आप कह रहे हो यार सिम्टम कार्डियक फेलियर वाले हैं लेकिन इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल है। ऐसा भी होता है, ऐसा उन कंडीशंस में होता है जब हार्ट की वॉल्स फॉर एग्जांपल ठीक हो जाती हैं, कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी, सो दैट द फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल इज इंपेयर्ड, यानी प्रॉपर ब्लड आ ही नहीं रहा डायस्टली में। जब कम ब्लड आएगा तो वो थोड़ा सा ब्लड आता है, वो थोड़ा सा ब्लड निकल जाता है, देखने में लगता है कि इजेक्शन फ्रैक्शन बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन हार्ट फेलिंग कंडीशन में होता है, बिकॉज ब्लड ठीक निकल नहीं रहा ना, कम अमाउंट में निकल रहा है, इट्स नॉट इनफ टू मीट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ जो मैं डिस्कशन बता रहा था कि 50 ml निकल रहा है, नजर आ रहा है कि 100% ब्लड निकल गया, सो इजेक्शन फ्रैक्शन तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है 100%, लेकिन अमाउंट ऑफ ब्लड कम है। अमाउंट ऑफ ब्लड कम है तो हार्ट फेलियर तो है ना। ऐसे हार्ट फेलियर को हम कहते हैं हार्ट फेलियर with preserved ejection fraction। So this is a heart failure with preserved ejection fraction। So there is a heart failure with reduced ejection fraction जिसमें contraction का मसला है, and then we have heart failure with purely normal ejection fraction, और यहाँ पर मसला है एंड डायस्टलिक वॉल्यूम का। इसकी बहुत कॉमन कॉज है हाइपरट्रॉफी ऑफ द वेंट्रिकुलर वॉल्स। ड्यूरिंग द अब रिसेंट ईयर्स में ये हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन के की जो पेशेंट्स हैं, इसके जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, बिकॉज वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी बढ़ रही है, कार्डियोमायोसाइट्स की डीरेंजमेंट बढ़ रही है, इसकी वजह, एंड दिस इज ऑल combined known as cardiometabolic syndrome। Now, although clinicians often classify patients either into heart failure with preserved ejection fraction और हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, और इसका एक ही मोडालिटी, आप एकोग्राफी कराएं और इजेक्शन फ्रैक्शन मालूम करें, ठीक है। तो दिस इज हाउ दे डू इट। Most of the neurohormones, this is not important for me to discuss at the moment. Thus, measurements of the ejection fraction, although useful, do not always provide accurate measurements. Obviously, I mean, this is not 100% accurate, but whenever you see a patient in your clinic with symptoms of heart failure, और सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर क्या होंगे, मतलब पेशेंट कंप्लेन करेगा भाई एक्सरसाइज करता हूं तो मुझे सांस फूलती है, एडिमा है, सांस लेने में मसला है, डिस्निया, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ कार्डियक फेलियर। तो इस पेशेंट का आप एको कराते हैं ना, एको कराएंगे तो आपको पता लगेगा कि इजेक्शन फ्रैक्शन या तो होगा नॉर्मल या होगा रिड्यूस्ड। अगर सिम्टम्स हैं और एको पर इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल है तो यू थिंक अबाउट हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, ये वाली कैटेगरी। और अगर इजेक्शन फ्रैक्शन कम है तो यू थिंक अबाउट हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, ठीक है। अच्छा, फिर एक कार्डियक फेलियर की कैटेगरी है विच इज नोन एज हाई थ्रूपुट या हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर। इसमें बेसिकली ये होता है कि कार्डियक फेलियर भी है और अमाउंट ऑफ ब्लड जो हार्ट से निकल रहा है वो ज्यादा भी है। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि यार हार्ट फेलियर है तो अमाउंट ऑफ निकलने वाला ब्लड कम होना चाहिए ना, लेकिन वो भर भर के ब्लड निकल रहा है। दो कंडीशंस याद रखनी है आपको, एक है एट्रियोवेनस फिस्टुला। जब ये फिस्टुला डेवलप होंगे तो एट्रिया जो आर्टीरियो, नॉट द एट्रियो, आई एम सॉरी, आर्टीरियो वेनस फिस्टुला, तो होगा ये कि आर्टरी से वेन्स में ब्लड आएगा, वेन्स में ब्लड आएगा तो ज्यादा ब्लड हार्ट में आएगा, ज्यादा ब्लड हार्ट में आएगा तो ज्यादा ब्लड निकलेगा हार्ट से, ओके। तो देयर विल बी हार्ट फेलियर फॉर एनी रीजन, बट देयर इज, बिकॉज देयर इज एवी फिस्टुला, इट इज अ
increase cardiac output. So it's a very high output cardiac failure. एक सिचुएशन ये है. दूसरी सिचुएशन है विटामिन डेफिशिएंसी, वेरी वेरी पर्टिकुलरली विटामिन बी डेफिशिएंसी. इसमें बेसिकली ये होता है कि दो इश्यूज होते हैं इसमें. एक तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी वीकन हो जाती है बिकॉज मसल्स डैमेज होते हैं, और दूसरा देयर इज वैसोडाइलेशन. अच्छा, जब वैसोडाइलेशन होती है तो द पूरा वास्कुलर सिस्टम इज बेसिकली एक्सपेंडेड टाइप ऑफ थिंग ना. जब वाजो डायलेट कर जाएगा तो ज्यादा ब्लड जो है ना वो पूरे सिस्टम में एंटर होता है, और वो ज्यादा सिस्टम अल्टीमेटली हार्ट तक पहुंचता है वेन्स के थ्रू, और जब ज्यादा ब्लड पहुंचेगा तो ज्यादा ब्लड निकलेगा. सो टू कंडीशंस दैट यू नीड टू रिमेंबर इज एट्रियोवेनस arteriovenous fistula, and the other thing is beriberi, which weakens the heart and it causes fluid retention by the kidney and increased venous return. Vasodilation, increased venous return, fluid retention. You can imagine there is more fluid, there is increased venous retention, and there is more blood going to the heart, more blood going out of the heart. So this concludes the very important chapter on cardiac failure. मेडिसिन में ये कॉन्सेप्ट्स दोबारा रिपीट होंगे, फिजियोलॉजी में इन पे ग्रिप करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको मेडिसिन में किसी किस्म का इशू ना हो. सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ कार्डियक फेलियर. आपसे मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में बहुत जल्द. तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.